नमस्कार, इंडिया न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पराग गुप्ता। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। बड़ी और अहम जानकारी सबसे पहले इस बुलेटिन में आपको बता दें। विधानसभा की आज की कार्यवाही, बड़ी और अहम जानकारी आपको बता रही हैं। थोड़ी देर में प्रश्नकाल से कार्यवाही की शुरुआत होने वाली है। सीएम बजट अभिभाषण पर विधानसभा में आज बहस होनी है। कल सीएम अशोक गहलोत बहस का रिप्लाई देंगे। कल मुख्यमंत्री बहस का जवाब देंगे। आज बहस होनी है। बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं विधानसभा की कार्यवाही को लेकर। ये बड़ा अपडेट। कुछ ही देर में विधानसभा की कार्यवाही शुरू होने वाली है। थोड़ी देर में प्रश्नकाल से कार्यवाही की शुरुआत हो जाएगी। सीएम बजट अभिभाषण पर बहस होगी। कल सीएम अशोक गहलोत बहस का जवाब देंगे। बड़ी खबर आपको बता रही हैं, बड़ी और अहम जानकारी। थोड़ी देर में कार्यवाही विधानसभा की शुरू होने वाली है। थोड़ी देर में प्रश्नकाल से विधानसभा की कार्यवाही शुरू हो जाएगी। सीएम बजट अभिभाषण पर बहस होगी और कल मुख्यमंत्री अशोक गहलोत बहस का रिप्लाई देंगे। कल बहस का जवाब देंगे सीएम अशोक गहलोत सदन के अंदर। बड़ी और अहम जानकारी आपको दे रहे हैं। विधानसभा की आज की कार्यवाही अब से कुछ ही देर में शुरू होने वाली है। थोड़ी देर में प्रश्नकाल से कार्यवाही की शुरुआत हो जाएगी। सीएम बजट अभिभाषण पर बहस होगी। कल सीएम अशोक गहलोत बहस का रिप्लाई देंगे। तो बड़ी खबर आपको बता रही हैं, कल मुख्यमंत्री बहस का जवाब देंगे। दिनेश डांकी हमारे साथ जुड़ गए संवाददाता। दिनेश, थोड़ी देर में कार्यवाही शुरू होने वाली विधानसभा की। जी बिल्कुल, थोड़ी देर बाद विधानसभा की कार्रवाई शुरू हो जाएगी और हमेशा की तरह से सुबह 11 बजे प्रश्नकाल से विधानसभा की कार्रवाई शुरू होगी, जिसमें पक्ष विपक्ष के विधायक सवाल करेंगे और मंत्री जवाब देंगे। दोपहर 12 बजे शून्यकाल की शुरुआत होगी, जिसमें कई जो है अहम मसलों पर विपक्ष और पक्ष के सदस्यों ने जो मुद्दे उठाए उन पर चर्चा होगी। और उसके बाद हमेशा की तरह एक बार फिर सीएम बजट अभिभाषण पर बहस होगी, जिसमें तमाम विधायक जिनका आज के लिए नाम तय है वो हिस्सा लेंगे। और कल मुख्यमंत्री अशोक गहलोत इस बजट अभिभाषण का रिप्लाई देंगे, यानी जवाब देंगे। और प्राग अपडेट कर देता हूं, विधानसभा की कार्रवाई शुरू हो चुकी है। बिल्कुल दिनेश, और ये सीधा लाइव प्रसारण अपने दर्शकों को हम दिखा भी रहे हैं। कार्यवाही की शुरुआत हो चुकी है। बहुत शुक्रिया आपका दिनेश, तमाम जानकारी और बातचीत के लिए। तो ये बड़ी और अहम जानकारी आपको दे रहे हैं। अब से कुछ ही देर में लाइव तस्वीरें हम आपको दिखाएंगे विधानसभा की कार्यवाही की। सीधा विधानसभा आपको लेकर चलेंगे। थोड़ी देर में प्रश्नकाल के साथ कार्यवाही की शुरुआत होने वाली है। दरअसल कार्यवाही की शुरुआत हो चुकी है। कुछ ही देर में लाइव तस्वीरें हम आप तक पहुंचाएंगे। सीधा विधानसभा आपको लेकर चलेंगे और विधानसभा की कार्यवाही को आप सीधा लाइव इंडिया न्यूज़ पर, इंडिया न्यूज़ राजस्थान पर देख पाएंगे। तो प्रश्नकाल के साथ कार्यवाही की शुरुआत तो बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं विधानसभा की कार्यवाही को लेकर। बड़ा अपडेट। प्रश्नकाल से कार्यवाही की शुरुआत हो चुकी है। सीएम बजट अभिभाषण पर चर्चा होनी है, बहस होनी है आज। कल सीएम अशोक गहलोत बहस का जवाब देंगे। तो प्रश्नकाल से कार्यवाही की शुरुआत हो गई है। बड़ी और अहम जानकारी आपको बता दें, विधानसभा की कार्यवाही शुरू हो चुकी है। सीएम बजट अभिभाषण पर आज बहस होनी है।
कल सीएम अशोक गहलोत बहस का जवाब देंगे। बड़ी और अहम जानकारी आपको दे रहे हैं। विधानसभा की कार्यवाही की शुरुआत हो चुकी है प्रश्नकाल से। आपका कर्तव्य सदन को चलाने में है, गतिरोध पैदा करने में नहीं। मैं भी इस कुर्सी पर बैठा हूं। माननीय नेता, व्यवहार के संबंध में तो कमेंट करना पड़ेगा। आई विल नॉट अप्रिशिएट इट टिल यू फील कि जो व्यवहार था वो डिजायरेबल नहीं था। उसमें तो आपको अपनी कोई ओपिनियन तो रखें, नहीं तो अपना हाउस अपने हिसाब चलाएं हम। निश्चित तौर पर उत्तेजना के कारण से माननीय सदस्य ने जिस प्रकार का वेल में आए, वो उसकी उस तरह की परंपरा नहीं है। इसमें कहने में कोई संकोच नहीं। अध्यक्ष महोदय, और अध्यक्ष महोदय आप ही हमारा संरक्षणदाता हो, हम जाएं तो जाएं कहां? आप आसन पर विराजें। आपके टू द पॉइंट अध्यक्ष महोदय, टू द पॉइंट, डू यू वांट टू रिग्रेट इट और डोंट वांट टू रिग्रेट इट? दैट सिंपल, एज सिंपल एज दैट। नहीं अध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करना चाहूंगा इस प्रकार की पुनरावृत्ति नहीं हो, इसके लिए हम पूरा प्रयास करेंगे। अध्यक्ष महोदय, इस सदन की परंपरा रही है, माननीय सदस्य ने जो बात कही वो अपने दूसरे किसी प्रस्ताव के माध्यम से आएंगे, और मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं अध्यक्ष महोदय कि हमारी तरफ से कोई इस तरह की बात नहीं होगी। फिर मैं अंतिम बार बोल रहा हूं, मैं फिर अंतिम बार बोल रहा हूं, जो व्यवहार हुआ उसके संबंध में निश्चित तौर पर एक आइडियल, मैं वरिष्ठ नेता है, पहले वाले होते तो मैं कभी कुछ नहीं करता, पर आसन जब पैरों पर है और जो सदन के सदस्य जानते हैं सीनियर होते हुए, बैठने के बाद अपनी व्यथा व्यक्त करते तो ठीक है, मुझे और कोई व्यक्ति नहीं, लेकिन एक गलत परंपरा चली जाएगी। और उस परंपरा का मैं समझता हूं कि आप जैसे पार्लियामेंटेरियन को खड़े होकर पहले सेंटेंस ये बोलना चाहिए कि इट वाज नॉट डिजायरेबल, और हम अपने पार्टी की तरफ से खेत प्रकट करते, समथिंग लाइक आइदर यू मेंबर शुड कम आउट और द पार्टी शुड कम आउट। अध्यक्ष महोदय, अगर आसन आहत हुआ है किसी से ऐसे करते से, तो हम उसके लिए मेरे क्षमा याचना करते हैं, और भविष्य में इस प्रकार की बात नहीं हो इसको कोशिश। प्रश्न श्री भरत सिंह कुंदर। प्रश्न संख्या 148। अध्यक्ष महोदय, प्रश्न एक ही है इसमें तो। वर्ष 2019-2020 के बजट भाषण के में पैरा संख्या 180 पे राज्य सरकार द्वारा जो घोषणा की गई थी वो जीरो टॉलरेंस के बाबत थी। पुलिस निरीक्षक एवं अन्य के विरुद्ध भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो द्वारा दर्ज किए गए अभियोग संख्या 293/2014 में अनुसंधान से आरोप प्रमाणित पाए जाने पर इनके विरुद्ध माननीय न्यायालय में दिनांक 22/1/16 को चालान प्रस्तुत किया जा चुका है। वर्तमान में प्रकरण न्यायालय में विचाराधीन है। पुलिस निरीक्षक का आचरण एक लोक सेवक की अपेक्षा में अनुपयुक्त और अशोभनीय पाए जाने पर उन्हें अनुशासनिक अधिकारी द्वारा राज्य सरकार से दिनांक 29/1/20 को बर्खास्त किया गया था। उक्त आदेश के विरुद्ध निरीक्षक द्वारा राजस्थान सिविल सेवाएं वर्गीकरण, नियंत्रण और अपील नियम 2058 के तहत के नियम 23 के अंतर्गत अपील अधिकारी के गृह विभाग को अपील प्रस्तुत किए जाने पर अपील अधिकारी द्वारा अपीलार्थ की अपील को स्वीकार किया जाकर अनुशासनिक अधिकारी द्वारा दिए गए दंड आदेश को दिनांक 29/1/20 को आदेश दिनांक 30/12/20 को अपास्त किया गया। अनुशासनिक अधिकारी द्वारा पुलिस निरीक्षक को राज्य सेवा में वापस नहीं लिया गया तथा उक्त अपीलादेश के विरुद्ध वर्तमान में राजस्थान सिविल सेवाएं वर्गीकरण, नियंत्रण, अपील नियम 1958 के नियम 34 के अंतर्गत माननीय राज्यपाल महोदय के समक्ष
पुनर्वालोकन याचिका प्रस्तुत की गई है जो विचाराधीन है। माननीय अध्यक्ष जी, आपके माध्यम से मैं मंत्री महोदय से जानना चाहूँगा कि कोरोना काल में कार्यकाल में जब अपराधों में कमी आई पूरे प्रदेश में, उस समय भ्रष्टाचार के केसेस में कमी नहीं आई, और जिस संभाग से मंत्री जी आप और हम आते हैं, 7 महीने में 32 केसेस भ्रष्टाचार के पकड़े गए। इस पृष्ठभूमि में मैं इस गंभीर समस्या जिसका उल्लेख जीरो टॉलरेंस के रूप में सरकार ने किया है और उसकी मंशा पे मुझे कोई किसी प्रकार का शंका नहीं है, मैं ये जानना चाहूँगा कि सरकार की क्या मजबूरी होती है कि वो अधिकारी जिनका ट्रैक रिकॉर्ड भ्रष्ट है, जो पहले आरपीएस में थे। प्रश्न मान्य, अच्छा मैं पढ़ लेता हूँ क्वेश्चन आपके सामने ताकि बहस नहीं हो। सरकार की क्या मजबूरी है कि भ्रष्ट अधिकारियों जिनका ट्रैक रिकॉर्ड भ्रष्ट है उनको एसपी, कलेक्टर और आईजी के पदों पर नियुक्त किया जाता है, वो पुनः भ्रष्टाचार में पकड़े जाने में जेल में बंद करना पड़ता है। मैं चाहूंगा कि आप 12, दौसा और उदयपुर के जो अधिकारी नियुक्त करें उनके बारे में सदन को जानकारी दें। ये प्रश्न भी प्रिसाइज आपने प्रश्न पूछा एक निरीक्षक के संबंध में, आप उनको डिबेट को इतना लंबा कर देंगे तो डिबेट नहीं कर रहा। आप प्लीज ना प्लीज जीरो टॉलरेंस का मतलब उन्होंने इसमें से पढ़ा, क्वेश्चन पढ़िए आप, मैंने पढ़ा पूरा। जीरो टॉलरेंस के बाद एक निरीक्षक के बारे में पूछा है, तो इज ए स्पेसिफिक क्वेश्चन टू दी ना प्लीज डोंट गाइड मी, आई एम नॉट सपोज्ड टू बी गाइडेड बाय एनीबॉडी। इफ यू वांट टू आस्क एनीथिंग अबाउट निरीक्षक जिसके संबंध में आपने प्रश्न पूछा है, जिस प्रश्न पे उसके ऊपर अपील अथॉरिटी ने उसको रिस्टोर कर दिया, उसकी अपील पे गए, उसके संबंध में क्या पूछना था पूछें। ये सिंपल है दैट। जो आपने प्रश्न पूछा उस प्रश्न बहुत सिंपल है, जीरो टॉलरेंस। एक निरीक्षक का आपने प्रश्न पूछा, निरीक्षक को अपील अथॉरिटी ने उसको रेस्टोर कर लिया, इन्होंने अपील कर दी, अपील करने अपील पेंडिंग है, तो आज की डेट में सर्विस में तो है नहीं वो। तो एनीथिंग विच इज स्पेसिफिकल टू दिस क्वेश्चन, व्हाई आई आर सेइंग वेरी सिंपल, क्वेश्चन आवर इज स्पेसिफिकली फॉर वन स्पेसिफिक क्वेश्चन, इट कैन नॉट बी फॉर जनरल थिंग, प्लीज अंडरस्टैंड इट। ये हमारी हम सदस्य संसदीय परंपरा में इन चीज को नहीं समझ रहे हैं। क्वेश्चन आवर केवल मात्र किसी एक स्पेसिफिक घटना की जानकारी लेने के लिए, जनरल पॉलिसी के डिस्कशन के लिए नहीं है। आपका जो इशू है आप दूसरे ढंग से लेकर मैं आपको अलाउ करूंगा। इस क्वेश्चन में स्पेसिफिकली निरीक्षक के बारे में कुछ पूछना आप पूछिए। अगला प्रश्न श्री रामनारायण मीणा। प्रश्न संख्या 122। जी हाँ, विद्युत की उपयोगिता के आधार पर राजस्थान विद्युत विनियामक आयोग द्वारा विद्युत दरों को घरेलू, अघरेलू, कृषि, मिश्रित भार, विद्युत चलित वाहन एवं औद्योगिक श्रेणी में बांटा गया है। इन श्रेणियों के लिए विद्युत दर का निर्धारण राजस्थान विद्युत विनियामक आयोग द्वारा वितरण निगमों की प्रस्तुत याचिका पर आपत्तिकर्ताओं द्वारा दिए गए सुझावों को ध्यान में रखते हुए एवं व्यापक जन सुनवाई के पश्चात किया जाता है। वर्तमान में प्रस्तुत श्रेणीवार विद्युत दरों का विवरण परिशिष्ट पर उपलब्ध है। 2, व्यक्तिगत स्तर पर ट्यूबवेल के जरिए पेयजल प्राप्त करने के लिए विदिन ब्रैकेट केवल स्वयं के उपभोग हेतु ब्रैकेट बंद घरेलू कनेक्शन से विद्युत का उपयोग करने पर उपभोक्ता से घरेलू श्रेणी की दर से राशि वसूल की जाती है। 3, इस संबंध में कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से अर्ज कर रहा हूं। माननीय मंत्री जी, प्रचार तो बहुत है कि उद्योगों से ज़्यादा पैसा लिया जाता है, लेकिन घरेलू कनेक्शन 50 यूनिट के बाद महंगा हो जाता है। आपने श्रेणी डाल रखी है। गरीब आदमी प्रश्न पूछे स्पेसिफिक। एक लाइन तो बीच में बोलना बिल्कुल प्रश्न नहीं, ये बहुत गलत परंपरा है। मैं आपसे अर्ज करना चाहता हूं, जिन आपके अधिकारियों ने व्यक्तिगत घरेलू कनेक्शन से ट्यूबवेल के या पीने के पानी का काम लिया, जिनको आपने विशिआर भरी, क्या उन अधिकारियों के खिलाफ काम करेंगे, कार्रवाई करेंगे और उनको वापस विशिआर का पैसा दिया जाएगा? दूसरा मेरा ये, पहले एक प्रश्न का जवाब आने दो। जो घरेलू उपयोग के लिए माननीय अध्यक्ष महोदय पेयजल अपने कुओं से प्राप्त करते हैं, उनसे घरेलू बिजली की दर वसूल की जाती है
और इसमें यदि कोई VCR गलत भरी गई है और स्पेसिफिक शिकायत ये करेंगे तो मैं उसका परीक्षण कराकर उन्हें न्याय दूंगा। महोदय, व्यक्तिगत आदमी, जैसे मैं इटावा क्षेत्र से हूँ, पीपलदास हूँ, 90 किलोमीटर खातौली पड़ता है, 100 किलोमीटर पड़ता है। आप एसी के पास जाते हो, AEN को अधिकार दोगे कि नहीं दोगे इस तरह की शिकायत सुने? एक बात। दूसरी बात मेरा अर्ज करना ये है कि आप बाप मर गया, बेटी कहीं रहती है, उसके नाम भी मेरे क्षेत्र में आपने पुराना बकाया डाल दिया। हमने बहुत निवेदन किया अध्यक्ष महोदय, ऐसे केसेस को आपसे पूछ रहे क्या कर रहे, समझा मेरे को, आदमी समझ में नहीं आ रहा मुझे। सर, मैं ये अर्ज कर रहा हूँ, 20 में से एक सीनियर आदमी है, मुझे बहुत तकलीफ होती है, मुझे बहुत कष्ट कहते बार बार आपको इंटरव्यू करते हुए। 20 में से आपका कोई घरेलू कनेक्शन में किसी का किया तो पूछे और उससे बात करें। आप जनरल पे आ जाते हैं, तो आप सीनियर आददमी है, आप प्लीज ऐसे नहीं करें। इसलिए अर्ज कर रहा हूँ माननीय अध्यक्ष महोदय आपके माध्यम से, क्या श्रेणी वाइज अलग अलग है तो उद्योगों से 50% गरीब के घरेलू कनेक्शन पे चार्जेज को, क्योंकि समाजवादी समाज की स्थापना करना आपका उद्देश्य है। अध्यक्ष महोदय, जो मैंने परिशिष्ट इनको ये दिया है उसमें खास तौर से BPL परिवारों को और घरेलू 50 यूनिट तक हम ₹1.30 पर यूनिट राज्य सरकार से अनुदान दे रहे हैं। और उसके बाद जो 50 यूनिट से ज़्यादा उपयोग करते हैं तो 50 यूनिट तक ये अनुदान देने के बाद जो दरें 50 से 150 यूनिट तक यदि करता है तो उसकी ₹6.50 दर है, और 150 से 300 यूनिट का उपभोग करता है तो उसकी अलग दर है। ये इस तरह से अलग अलग जो छूट दी गई है वो 50 यूनिट तक दी गई है। और हम अध्यक्ष महोदय प्रतिवर्ष जो BPL परिवार और जो लघु घरेलू परिवार है, स्मॉल डोमेस्टिक, लगभग 56 लाख लोगों को 528 करोड़ का अनुदान प्रतिवर्ष दे रहे हैं। अनुदान तब दे रहे हो जब आपने रेट ज्यादा बढ़ा दी। गरीबों की रेट कम करेंगे कि नहीं करेंगे? BPL की दर कम कर रखी है ना, 50 यूनिट तक दर कम कर रखी है। अगला प्रश्न अंकित नहीं होगा। प्रश्न क्या पूछ रहे हो, अपन क्या खड़े हो जाते हैं कहीं पर भी, कहीं समाजवाद आ जाता, कभी ये आ जाता, क्या समझ हमारे प्रश्न 20 में से, आई एम वेरी सॉरी। अगला प्रश्न मेवाराम जैन, प्रश्न संख्या 348। आप अमीर हैं, आप बैठे, क्या पता फिर वो बात हो गई, एक को रोके दूसरे खड़े हो जाते हैं, क्या तकलीफ है? विडो प्लीज, आप सीनियर आदमी हैं, आप दोनों क्षेत्र एक साथ मिलो, दोनों एक जैसे करो, फिर क्षेत्र की फिर तो असर पड़ना चाहिए एक दूसरे का। माननीय मंत्री जी और आमनी प्रश्न संख्या 348। अध्यक्ष महोदय, प्रश्न का खंड 1, नगर परिषद क्षेत्र बाड़मेर में विभिन्न वार्डों में सीवरेज लाइन डालने का कार्य लगभग 30 करोड़ 93 लाख रुपए की पर व्यय किया जा चुका है और ये कार्य पूर्ण हो चुका है, जिसका विवरण परिशिष्ट ऐप पर है। नंबर 2, जी हाँ, कार्य अनुबंध की विशिष्टियों के अनुरूप गुणवत्ता से करवाया गया है। अनियमितता के संबंध में कोई शिकायत, विभाग को कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई है। नंबर 3, वंचित वार्डों में सीवरेज लाइन RUIDP चतुर्थ चरण के द्वितीय फेज में स्वीकृत हेतु प्रयास किए जा रहे हैं। भारत सरकार, राजस्थान सरकार और एशियन विकास बैंक से स्वीकृति उपरांत कार्य संपादित किया जाना संभव होगा। अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय आपके मार्फत मंत्री जी से पूछना चाहूँगा कि बाड़मेर शहर में 3 फर्मों द्वारा करीबन 30 करोड़ से ज़्यादा का कार्य हुआ। सीवरेज का जो कार्य किया गया, मेन होल सारे टूटे हुए, उसके पाइपलाइन है, चौक है, और न तो उनको घरों में किसी को जोड़ा गया। प्रश्न मेरा यही है सर कि एक तो 30 करोड़ से ज़्यादा खर्च हुआ, आधा शहर तो छोड़ दिया, और जो कार्य हुआ इतना घटिया स्तर का हुआ कि उसके अंदर मेन होल टूट गए, होदिये चौक है, ट्रक लाइन जो मेन बाहर जाना उससे इन्होंने जोड़ा नहीं। तो क्या मंत्री महोदय इसकी जांच कराकर जो घटिया स्तर का कार्य हुआ और आधा शहर इसमें छूटा, एक कमेटी बनाकर इसकी जांच कराएंगे और जो बाकी बचा हुआ है इस कार्य को कब तक पूरा कराएंगे?
और कमेटी के अंदर आरएस अफसर और इंजीनियर की टीम। 2 प्रश्न का जवाब आने दो, कहाँ आगे जा रहे हो आप? अध्यक्ष महोदय, ये कार्य 2012 में चालू हुआ था और 2012 में जो चालू हुआ था वो करीब 28 वार्डों में एक साथ चालू हुआ था। अब जब कार्य 12 में चालू होता है और 19 में खत्म होता है तो निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं टूट फूट तो होती है। अब सवाल ये है कि विभाग को तो कोई किसी प्रकार की शिकायत प्राप्त नहीं हुई। अगर आप कोई शिकायत करते हैं तो आप बता दें किससे इंक्वायरी करवाएं, हम उसी से इंक्वायरी करवा लेंगे। एक बात। दूसरी बात यह है कि आपने कहा कि साहब आधा शहर नहीं, आपके 40 कुल मिला करके 40 वार्डों में से 25 वार्डों में सीवर लाइन डल चुकी है, जो कि 2019 तक पूरी हो चुकी है। और इसके अलावा जो 15 शेष रहे हैं, जो जिनमें लाइनें डालनी बाकी है, उसके बाबत भी ये तय कर दिया गया है कि 10 MLD का जो आपका STP है उसकी स्ट्रेंथ बढ़ाई जाए। और इसी के साथ साथ यही नहीं, 75 किलोमीटर की सीवर लाइन और डाली जाए और 4.80 का सीवर का STP जो है वो और नया बनाया जाए। जहाँ तक सवाल है, अब आप दूसरा पूछ लो। मंत्री महोदय, अध्यक्ष महोदय, मैं मंत्री जी से पूछना चाहूँगा कि आपने कहा कि 2012 से शुरू हुआ 19 तक इसको पूरा किया। मेरा निवेदन है कि ये जो कार्य किया गया है, ये 19 तक जो कार्य किया गया है, मैंने इसकी शिकायत के बारे में पिछले बजट के अंदर मैंने विधानसभा में भी मुद्दा उठाया, बाद में नगर परिषद की बोर्ड में प्रश्न पूछिए। आपने बताया कि आपने कोई शिकायत नहीं की। मैं मंत्री जी से निवेदन करना चाहूँगा कि मैंने विधानसभा में भी इसके मुद्दा उठाया था कि इसकी जांच कराई जाए, घटिया कार्य है। और उसके बाद में न तो जांच हुई और मैं चाहूँगा आप सीधा पूछना, जांच कराओगे कि नहीं कराओगे? इसकी जांच कराई जाए और जो पैसों का इतना दुरुपयोग हुआ इसको सही कराया जाए और कमेटी बनाकर अधूरा कार्य जो है उसको पूर्ण जल्दी किया जाए, उसकी घोषणा करें। अध्यक्ष महोदय, मैं पहले भी निवेदन कर चुका हूं कि आपके द्वारा मुझे या विभाग को कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई। जहां तक सवाल इस बात का है कि आप कह रहे हैं कि मैंने विधानसभा में उठाई, तो शिकायत ही कर देते, वैसे ही अपना तो रोज मिलना जुलना रहता ही है। एक बात। दूसरी बात यह कि जिससे आप जांच करवाना चाहते हैं उसी से जांच करवाने के लिए हम तैयार हैं। तीसरी बात तक सवाल यह कि बाकी कामों का क्या होगा, तो उसमें हम RUIDP के माध्यम से एशियन बैंक से 100 करोड़ रुपए का प्रोविजन रख रहे हैं, जो बाड़मेर में बाकी जितना भी 15 वार्ड बचे हैं और जितनी भी 10 MLD का जो आपका STP ऑलरेडी बना हुआ है उसको स्ट्रेंथन करने के अलावा 4.80 मिलियन MLD का जो है नया आपका STP भी बनाएंगे और इसके अलावा वो 75 किलोमीटर की लंबी सीवर लाइन भी खोदेंगे। मेरा ख्याल है आप संतुष्ट होंगे। बिल्कुल मंत्री जी, मैं धन्यवाद दूंगा कि आपने किया। बैठे मैं सरकार से ये निर्देश देता हूं कि सदन में कोई माननीय सदस्य को इश्यू उठाता है तो विभाग के अधिकारी का कर्तव्य बनता है कि वो मंत्रियों को उसके नोटिस में लाए। इससे कम से कम जो हमारी जनभावना उसके बारे में कोई निर्णय हो सके। मैं आशा करता हूं कि जो विभाग के अधिकारी यहाँ बैठकर असेंबली में प्रोसीडिंग नोट करते हैं, जिस विभाग के संबंध में जो भी कोई कंप्लेंट आ रही है उस कंप्लेंट को उस मंत्री विभाग के पास भेजें, जिससे समय पर सदन में उसके बारे में कमेंट किया जा सके। ये इसकी सदन की गरिमा को बनाए रखने के लिए आवश्यक है, ये होना चाहिए। नहीं, मैं माननीय मंत्री जी मैं इसलिए कह रहा हूँ कि एक सदस्य कह रहे हैं, मैंने उठाया, फिर हम अपने किसी को गंभीरता से नहीं लेंगे तो सदन में चर्चा की महत्ता नहीं रहेगी। इसलिए मैं सभी सदस्यों से कहना चाहता हूँ, चाहे 295 हो, चाहे स्थगन प्रस्ताव हो, जो भी जनता के मुद्दे आ रहे हैं उन मुद्दों पर विभाग की जानकारी मंत्री स्तर पर जानी चाहिए, जिससे कम से कम जब रिप्लाई दे तो सरकार उस सब चीजों को लेकर आ सके। अगला प्रश्न श्री ज्ञानचंद पारक। क्वेश्चन नंबर 682। अध्यक्ष महोदय, खंड 1, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की प्रचलन मार्गदर्शिका के अनुसार बीमा कंपनी को उपज परिणाम प्राप्त होने के उपरांत 21 दिन की अवधि में अविवादित बीमा क्लेमों का भुगतान करना होगा, बशर्ते बीमा कंपनी को राज्यांश प्रीमियम तथा केंद्रांश प्राप्त हो गया हो। खंड 2, पाली जिले के रोड तहसील में करीब 2019 में
33 पटवार मंडलों के 80 राजस्व ग्रामों के लिए गिरदावरी की गई थी। खरीफ 2019 में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना अंतर्गत तहसील रोट में फसलवार उपज में हुई क्षति एवं वास्तविक उपज का विवरण परिशिष्ट 1 पर संलग्न है। खंड 3, खरीफ 2019 में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना अंतर्गत तहसील रोट में कृषकवार अंक तालिका बीमा क्लेम का विवरण परिशिष्ट 1 पर संलग्न है। खंड 4, खरीफ 2019 में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना अंतर्गत तहसील रोड में कृषकवार भुगतान किए गए बीमा क्लेम का विवरण परिशिष्ट 1 पर संलग्न है। 2 कृषकों को तकनीकी कारणों से भुगतान नहीं हो पाया था तथा इन 2 शेष कृषकों का भुगतान प्रक्रियाधीन है। माननीय अध्यक्ष महोदय, जैसा माननीय मंत्री महोदय ने उत्तर दिया है, 21 दिन में बीमा क्लेम की राशि मिल जानी चाहिए, बशर्ते कि राज्य सरकार और केंद्र का आपका प्रीमियम पहुंच जाए। मेरा आग्रह रहेगा आपसे कि ये प्रीमियम समय पर पहुंच जाए, उसके लिए सरकार कोई ना कोई एक अवधि तय करेगी कि आपका प्रीमियम समय पर पहुंच गया। एक तो ये, एक जो फसल खराबा होता है ना, तो बीमा कंपनी ही आकलन करती है कि कितना क्लेम बनता है, सरकार की ओर से कोई व्यवस्था नहीं होती। आप ये सीट देखेंगे जो आपने दी है, 2 भाइयों के 50-50 बीघा जमीन है, दोनों ने एक ही जिन्स की बुआई की, एक को क्लेम मिला 90,000 और दूसरे को मिला 9,000 रुपए, जबकि जमीन बरोबर है, जिन्स भी वो की वो है, प्रीमियम उतनी भरी है, एक को 90 और एक को 9। तो आप ये अपने स्तर पर भी कोई आकलन हो जाए ताकि बीमा कंपनी कहीं गड़बड़ नहीं कर सके। माननीय मंत्री महोदय, आपको पता होगा, आपने खुद ने प्रयास करके, मैं धन्यवाद दूंगा आपको कि आपने करोड़ों रुपए जो बीमा कंपनी मना कर चुकी थी, आपने दिलवाया। एक व्यवस्था आप ये कर देंगे ना। और तीसरा मेरा क्वेश्चन है कि जब प्रीमियम राज्य सरकार आधा भरती है तो आपका भी उस पर अंकुश होना चाहिए। आपका जो एग्रीकल्चर कमिश्नर है वो आर्बिट्रेटर के रूप में कोई फैसला देता है, 2 साल तक बीमा कंपनी नहीं मानती, जब आधा प्रीमियम आपका होता है तो उसके लिए भी आप कोई व्यवस्था करेंगे? इसका जवाब मुझे दे दो आप। अध्यक्ष महोदय, जैसा कि माननीय सदस्य ने बताया कि हमारा उस पर क्या अंकुश है, भारत सरकार की गाइडलाइन के अनुसार बीमा क्लेम चलता है और नॉर्म्स बने हुए हैं, पर फिर भी राज्य सरकार उस पर पूरा अंकुश लगा के रखती है। और उसी का परिणाम है कि आपके ये जो 2 कृषक थे, इनका मैं नाम कोट कर देता हूँ। तुलसाराम निवासी खांडी पटवार हल्का खांडी को मूंग की फसल के लिए 19,287 रुपये का क्लेम अभी दिलवाया गया है। दूसरा नाम है श्रीमती गुलाब कंवर निवासी बस्सी पटवार हल्का मूंग की फसल के लिए 77,101 रुपये। भारत सरकार की गाइडलाइन के अलावा जो भी शिकायतें हमारे को आती है, वो आपने जो कमिश्नर साहब की बात कही है, मैं आपको एक ताज़ा जानकारी और दे दूं कि आपका 2017 का भी मामला भारत सरकार में विचाराधीन है। आज उसकी मीटिंग होनी थी, वो मीटिंग अब कल है और हम उम्मीद करते हैं कि वो पुराने फैसले भी शायद कल उसका निस्तारण हो जाएगा और किसानों को मिलता। ऐसा नहीं है कि भारत सरकार की गाइडलाइन के साथ साथ में विभाग सावचेत है। और मैं तो ये भी, जैसा मुझे धन्यवाद दे रहे हैं, मैं इससे बढ़ के माननीय सदस्यों को धन्यवाद देना चाहूँगा कि लगातार ये खुद अपनी व्यक्तिगत मॉनिटरिंग करते हैं और हर किसान को मुआवजा दिलाने की बात आप हमेशा रखते हैं। और उसी के तहत लगातार मैं मान कर चल रहा हूँ कि आपके ज़िले में अब ज़्यादा कोई बकाया है नहीं, चाहे पूरा पाली जिला हो चाहे रोड तहसील हो। माननीय मंत्री महोदय, जो मैंने जानकारी दी आपको कि एक ही परिवार के 2 भाइयों के 50-50 बीघा जमीन, एक ही जिन्स बोई, उसके बाद में आपकी सीट इस बात को साबित कर रही है कि एक को 90,000 एक को 9,000 मिले। आप अपने स्तर पर या विभाग के स्तर पर एक कोई ऐसी व्यवस्था कर देंगे कि बीमा कंपनी कहीं भी क्लेम में गड़बड़ नहीं करे। आपको माननीय मंत्री महोदय खुद को पता है, आपने करोड़ों रुपए दिलवाया है। जब मैं विषय आपकी जानकारी में लाया हूं तो हमारी व्यवस्था भी कुछ होनी चाहिए, ये मेरा आपसे आग्रह है। माननीय अध्यक्ष महोदय, ये बात सही है, क्योंकि मेरे पास भी डाटा है कि 6,740 किसानों में पॉलिसी हुई है 11,479। तो जो बात आप कह रहे हैं वही बात है, कहीं डबल हुई है, कहीं जोत का फर्क है। उसके लिए हम अब जल्दी ही राज्य सरकार शीघ्र ही डेटा एनालिस्ट की नियुक्ति कर रही है ताकि वो समय के अनुसार उसको चेक करता रहे और जो डाटा भारत सरकार को जा रहे उससे मिलान होता रहे और जहाँ कोई कमी आए उसको हम दूर कर सकें। अगला प्रश्न श्रीमती मीना कंवर। क्वेश्चन संख्या 894। माननीय अध्यक्ष महोदय, खंड 1, जी हाँ, विधानसभा क्षेत्र शेरगढ़ में सिंहादा विस्तार क्षेत्र में 1,117 क्वारी लाइसेंस प्लाटों के लिए
दिनांक 4/3/2009 को तथा भोमिया जी का थान बालेसर विस्तार क्षेत्र में 180 क्वेरी लाइसेंस प्लाटों के लिए दिनांक 11/3/2010 को विज्ञप्ति जारी कर क्रमशः दिनांक 23/3/2009 से 27/3/2009 तक तथा दिनांक 28/3/2010 से 30/3/2010 तक आवेदन पत्र आमंत्रित किए गए विज्ञप्ति की प्रतियां परिशिष्ट 1 पर उपलब्ध हैं। खंड 2 उक्त दोनों क्षेत्रों पर श्रेणीवार प्राप्त आवेदन पत्रों का विवरण परिशिष्ट 2 पर उपलब्ध है। प्राप्त आवेदन पत्रों से सिंहादा विस्तार क्षेत्र से रुपया 8.38 करोड़ एवं भोमिया जी का थान विस्तार क्षेत्र से रुपया 1.94 करोड़ का राजस्व प्राप्त हुआ। खंड 3 जी हां, सिंहादा विस्तार क्षेत्र की लॉटरी दिनांक 16/9/2010 को तथा भोमिया जी का थान विस्तार क्षेत्र की लॉटरी नियमानुसार दिनांक 14/9/2012 व 19/12/2012 को खोली गई, जिसमें क्रमशः 1088 तथा 180 सफल आवेदकों का चयन हुआ। सफल आवेदकों की श्रेणीवार सूची क्रमशः परिशिष्ट 3 व 4 पर उपलब्ध है। खंड 4 जी नहीं, भोमिया जी का थान विस्तार क्षेत्र के लॉटरी में सफल आवेदकों के पक्ष में क्वारी लाइसेंस जारी करने हेतु मंशा पत्र जारी कर मंशा पत्र के अनुसार आवश्यक अनुमोदित सरलीकृत माइनिंग स्कीम प्रस्तुत करने हेतु निर्देशित किया गया, जो आवेदकों द्वारा प्रस्तुत नहीं किया गया। सिंहादा विस्तार क्षेत्र की लॉटरी में सफल आवेदकों के पक्ष में क्वारी लाइसेंस आवंटन की प्रक्रिया के दौरान ही इस क्षेत्र की लॉटरी प्रक्रिया के विरुद्ध माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय जोधपुर में जनहित याचिका संख्या 10,304/2010 श्री दिनेश बोथरा विरुद्ध राजस्थान राज्य एवं अन्य दायर हुई। उक्त याचिका में पारित आदेश दिनांक 19/8/2011 से क्षेत्र में पर्यावरण अनुमति प्राप्त किए बिना सफल आवेदकों को क्वारी लाइसेंस आवंटित नहीं किए जाने के संबंध में आदेशित किया गया। इस कारण क्वारी लाइसेंस का आवंटन नहीं हो सका। इसके पश्चात राज्य सरकार द्वारा अधिसूचना दिनांक 3/4/2013 से तत्व समय प्रभावी राजस्थान अप्रदान खनिज रियायत नियम 1986 में संशोधन कर क्वारी लाइसेंस का आवंटन संशोधित नियमों के तहत करने एवं अधिसूचना दिनांक से पूर्व के सभी लंबित आवेदन पत्रों को निरस्त करने के प्रावधानों के कारण सिंहादा एवं भोमिया जी का थान विस्तार क्षेत्र के सभी सफल आवेदकों के आवेदन पत्रों को दिनांक 16/4/2013 से अस्वीकृत किए गए। राज्य सरकार की अधिसूचना दिनांक 3/4/2013 के विरुद्ध फेडरेशन ऑफ सैंडस्टोन माइनिंग इंडस्ट्रीज एसोसिएशन द्वारा माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय जोधपुर में याचिका संख्या 4241/2013 दायर की। उक्त याचिका में पारित आदेश दिनांक 31/7/2013 से राज्य सरकार की अधिसूचना दिनांक 3/4/2013 के उस भाग को अपास्त किया गया, जिसके आधार पर पूर्व के लंबित आवेदन पत्रों को अस्वीकृत किया गया। निर्णय में आवेदन पत्रों को पुनः बहाल कर उनका निस्तारण पुराने नियमों के तहत करने का आदेश दिया गया। माननीय उच्च न्यायालय के आदेश दिनांक 31/7/2013 के विरुद्ध राज्य सरकार द्वारा माननीय उच्चतम न्यायालय में विशेष अनुमति याचिका SLP दायर की गई, जिसमें माननीय उच्चतम न्यायालय के आदेश दिनांक 28/4/2014 से माननीय उच्च न्यायालय के आदेश दिनांक 31/7/2013 के क्रियान्वयन पर स्थगन है। उक्त कारण से सफल आवेदकों को क्वारी लाइसेंस आवंटन नहीं किए गए। खंड 5 जी नहीं। खंड 6 प्रश्न के भाग संख्या 4 के उत्तर में वर्णितानुसार अधिसूचना दिनांक 3/4/2013 से पूर्व के निरस्त आवेदन पत्रों के संबंध में प्रकरण वर्तमान में माननीय उच्चतम न्यायालय में विचाराधीन है तथा माननीय उच्च न्यायालय के आदेश दिनांक 31/7/2013 के क्रियान्वयन पर स्थगन है, जिससे वर्तमान में उक्त क्वारी लाइसेंस का आवंटन किया जाना संभव नहीं है।
माननीय अध्यक्ष महोदय जी, मैं सदन के माध्यम से खान मंत्री जी से पूछना चाहती हूँ कि 2008 में सिंहादा भूमिया जी का थान बालेसर में क्वारी लाइसेंस हेतु 1117 क्वारी पर लगभग 1,45,000 आवेदन किए गए थे। वह उनके 180 क्वारी पर लगभग 35,000 आवेदन किए गए थे, जिनको राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा खान मालिकों के पक्ष में फैसला कर क्वारी लाइसेंस जारी करने के आदेश दिए गए थे। विगत भाजपा सरकार द्वारा उस फैसले के खिलाफ प्रश्न सुप्रीम कोर्ट से स्टे लगवा दिया गया था। प्रश्न पूछे। माननीय मंत्री महोदय, मैं पूछना चाहती हूं कि क्या राज्य सरकार खान मालिकों की सुप्रीम कोर्ट में पैरवी कर उनको क्वारी लाइसेंस दिलवाने की मंशा रखती है? यदि हाँ तो कब तक, नहीं है तो क्यों? माननीय अध्यक्ष महोदय, प्रकरण 2014 से सुप्रीम कोर्ट में लंबित है, जिसमें स्टे भी है। अतः जहां तक इस प्रश्न का उत्तर है कि कब तक, तो ये सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के बाद ही कुछ कहा जा सकता है। साथ ही जहां तक सरकार की मंशा का प्रश्न है, तो हमारी सरकार राज्य में निवेश बढ़ाने, रोजगार को देने के लिए समर्पित है। मैं सुप्रीम कोर्ट में सदन को आश्वस्त करता हूं, माननीय सदस्य जी को, कि सुप्रीम कोर्ट में मजबूती से राज्य का पक्ष रखा जाएगा और उसके निर्णय के अनुरूप शीघ्र पालना की जाएगी। अगला प्रश्न शंकर सिंह रावत। अगला प्रश्न श्रीमती शकुंतला रावत। सम्माननीय अध्यक्ष महोदय, प्रश्न संख्या 154। माननीय अध्यक्ष महोदय, खंड 1 विधानसभा क्षेत्र बानसूर में प्रारंभिक शिक्षा के अधीन संचालित 218 राजकीय प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालयों में से 88 विद्यालय विद्युत कनेक्शन से वंचित हैं, जिनका विवरण परिशिष्ट क पर संलग्न है। माध्यमिक शिक्षा के अधीन संचालित समस्त 76 राजकीय माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक विद्यालयों में विद्युत कनेक्शन उपलब्ध है। खंड 2 जी हाँ, विद्युत विहीन राजकीय विद्यालयों में विद्युत कनेक्शन का कार्य CSR, जन सहयोग एवं विद्यालय विकास कोष इत्यादि से कराए जाने के प्रयास किए जा रहे हैं। इस कार्य को चरणबद्ध रूप से पूर्ण कराए जाने हेतु माननीय मुख्य सचिव महोदय द्वारा समस्त जिला कलेक्टरों को कार्य योजना बनाकर कार्य किए जाने के निर्देश प्रदान किए गए हैं। खंड 3 जी हाँ, बानसूर विधानसभा क्षेत्र में संचालित राजकीय विद्यालयों में से 71 विद्यालयों में 4 दीवारी, 60 विद्यालयों में लैब, 33 विद्यालयों में कक्षों की कमी है, जिसका विवरण परिशिष्ट ख से घ पर संलग्न है। समग्र शिक्षा योजना अंतर्गत राजकीय विद्यालयों में आधारभूत सुविधाएं उपलब्ध कराने हेतु निर्माण कार्य शिक्षा मंत्रालय भारत सरकार द्वारा प्रस्तावों के आधार पर उपलब्ध वित्तीय संसाधनों के दृष्टिगत प्रतिवर्ष स्वीकृत किए जाते हैं। वर्ष 2021-22 हेतु समग्र शिक्षा की वार्षिक कार्य योजना का बजट तैयार किए जाने की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है, जिसमें बानसूर विधानसभा क्षेत्रांतर्गत आधारभूत सुविधाओं की कमी वाले विद्यालय भी सम्मिलित हैं। उक्त क्रम में विभिन्न कार्यों की स्वीकृति भारत सरकार के पास समग्र शिक्षा अंतर्गत उपलब्ध वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता पर निर्भर करेगी। बानसूर विधानसभा क्षेत्र में संचालित समस्त राजकीय विद्यालयों में छात्र छात्राओं हेतु अलग अलग शौचालय सुविधा उपलब्ध है। खंड 4 जी हाँ, राज्य सरकार की बजट घोषणा 2020-21 के बिंदु संख्या 96 के अनुसार प्रदेश के 200 राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालयों में अतिरिक्त संकाय खोले जाने की घोषणा के अंतर्गत कुल 190 अतिरिक्त संकाय खोले जा चुके हैं, जिसमें से 78 राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में अतिरिक्त संकाय के रूप में विज्ञान विषय खोले जा चुके हैं। जो अपन ने ये बजट में किए कि सभी स्कूलों को, राजकीय स्कूलों को स्मार्ट ये टीवी से जोड़ा जाएगा, स्टेट बॉक्स से जोड़ा जाएगा, तो सेटअप बॉक्स से, तो कनेक्शन ये कब तक होंगे, कब तक जोड़ने की ये प्रक्रियाएं चालू होंगी? माननीय अध्यक्ष महोदय, जो अभी माननीय मुख्यमंत्री जी ने बजट घोषणा की है, ये बजट पास होने के बाद में तुरंत उसके बाद में चालू कर दिए जाएंगे। अध्यक्ष महोदय, ये दिया है कि निर्देशित किया है सभी कलेक्टर्स को, तो आज तक कलेक्टर्स ने जो ये प्रक्रिया कमेटी बनाई गई है, सचिव के द्वारा निर्देशित किया गया, तो क्या किया गया, आज तक की क्या कार्यवाही की गई? भारत सरकार के द्वारा एक मुश्त जिसमें पैसा दिया जाता है, तो ये इसका क्या प्रावधान है, किस तरह से कमेटी खर्च करेगी? नहीं, किस चीज़ के लिए पूछ रहे हैं आप? हमने जो अविद्युतीकृत विद्यालय हैं उनके लिए CSR के माध्यम से प्रयास करने के लिए
जिला कलेक्टरों को लिखा है। और मैं अध्यक्ष महोदय आपके माध्यम से माननीय सदस्य को निवेदन करना चाहूँगा कि विधायक जो कोष है उसमें भी इसका प्रावधान है, उससे भी आप लोग प्रयास करें कि विद्युतीकृत हो सकें। लेकिन माध्यमिक और उच्च माध्यमिक जितने भी विद्यालय हैं वो तमाम जो है विद्युतीकरण हो चुका उनका। ये विज्ञान संकाय एक तीसरा प्रश्न अध्यक्ष महोदय प्लीज एक मिनट। ये बानसूर विधानसभा क्षेत्र में कहां और संकाय खोले गए हैं और हरसोरा बालिका में 480 बच्चियां हैं। अजबपुरा और रायली विज्ञान कब तक संकाय 155 अलग प्रश्न है। आप प्रश्न क्या लिखे हो पूछ कर रहे हैं कन्यालाल? 155। माननीय अध्यक्ष महोदय खंड 1। जी हाँ, बिशलपुर कन्वर्सन रिजर्व के संरक्षण प्रबंधन एवं रखरखाव के लिए मुख्य वन्य जीव प्रतिपालक को परामर्श देने हेतु राज्य सरकार की विज्ञप्ति दिनांक 13/10/2008 से कमेटी का गठन किया गया है, जिसकी प्रति संलग्न परिशिष्ट 1 के अनुसार है। खंड 2। राज्य सरकार की विज्ञप्ति दिनांक 13/10/2008 से गठित उक्त कमेटी के पुनर्गठन का प्रावधान नहीं है। उक्त समिति की बैठकें दिनांक 16/10/2008, 5/2/2009, 29/7/2010, 27/11/2010, 17/11/2011, 29/12/2011, 12/9/2012, 29/12/2012 तथा 4/9/2013 को आयोजित की गई हैं। अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री जी पूछना चाहता हूं कि ये जो बैठकें आपने 4/9/2013 से पहले 2 साल में 8 बारी करी, उसके बाद में आपने कभी बैठक नहीं की, और जो बैठक में जो निर्णय किए गए उनमें अभी तक क्या क्या किया और क्या क्या सुझाव आए और अब तक क्यों नहीं किया, ये बताएं। माननीय अध्यक्ष महोदय, ये जो बैठकें हुई ये सारी बैठकें 2013 तक की हुई थी। 13 के बाद में जब 14 में आपकी सरकार आई, सरकार आते ही आपने एक भी 5 साल तक उसके बाद में बैठकें नहीं हुई, आज तक नहीं हुई। मैं माननीय अध्यक्ष महोदय ये आश्वस्त करना चाहूँगा कि जो बैठकें जो कमेटी है उसका मुख्य रूप से काम है कि वो अपने सुझाव यहाँ पे भिजवाए जिससे कि वहाँ काम हो सके। लेकिन मीटिंगें नहीं हुई, ये निश्चित तौर पर अधिकारियों की लापरवाही है। मैं ये सुनिश्चित करूँगा कि भविष्य में मीटिंग समय पे हो और वहाँ के लोगों की जो भी सिफारिशें हैं वो तय समय पे यहाँ पे आ सके। मैं आपके माध्यम से पूछना चाहता हूं कि जो अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई तो आप करेंगे, बाकी इसके साथ साथ आगे इसके बजट की क्या व्यवस्था है और कन्वर्जन के तहत इनके पुराने तालाब है बरसों पुराने, उनका क्या मरम्मत कराने का विचार रखते हैं जिससे उसमें पानी रुक सके, और जो भी अपन संरक्षण के लिए जो जंगली जानवर है उनको पूरे साल भर पानी मिल सके, इसकी क्या व्यवस्था करने की मंशा रखते हैं। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं ये कहना चाहूँगा कि ये जो समिति है ये अपनी सिफारिशें जो है यहाँ पे मुख्य वन्यजीव प्रतिपालक को परामर्श देने के लिए समिति बनाई गई है। निश्चित तौर पर अब जो कमेटी की मीटिंग होगी उस पर जो सुझाव आएंगे उनके आधार पे जो हम मैक्सिमम उनको काम कर सकते हैं, जो सुझाव वहाँ के लोगों के भले के लिए हो सकते हैं उस पर निश्चित तौर पे कार्रवाई करेंगे। जहाँ तक आपने बजट की बात पूछी है तो बजट हर वर्ष का बजट के आधार पे तय होता है और उसमें सरकार के द्वारा जो तय गाइडलाइन है उनके आधार पर बजट का निस्तारण किया जाता है। अगला प्रश्न सुभाष पुनिया। क्या 419। माननीय अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से माननीय सदस्य को बताना चाहता हूं, खंड 1 जी नहीं विधानसभा क्षेत्र सूरजगढ़ के ग्राम रघुनाथपुरा में खेल स्टेडियम बनाए जाने का प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है। सरकार द्वारा बजट की उपलब्धता एवं गुणवत्ता के आधार पर खेल स्टेडियम निर्माण का निर्णय लिया जाता है। खंड 2 जी हाँ, सरकार द्वारा बजट की उपलब्धता एवं गुणवत्ता के आधार पर खेल स्टेडियम निर्माण का निर्णय किया जाता है। वर्तमान में विधानसभा क्षेत्र सूरजगढ़ में स्टेडियम निर्माण का कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं। अध्यक्ष जी, आपके माध्यम से मैं मंत्री जी से पूछना चाहूँगा कि आप खेल से जुड़े हैं और मेरी विधानसभा क्षेत्र में स्टेट लेवल और नेशनल लेवल के बहुत खिलाड़ी हैं, क्या आप स्टेडियम निर्माण का विचार रखते हैं? नंबर 2, मेरे विधायक कोटे से 10 लाख रुपए मैं देने का विचार रखता हूं, क्या आप राज्य सरकार 90 लाख रुपए स्टेडियम पर खर्च करने का विचार रखती है?
माननीय अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से माननीय सदस्य को बताना चाहता हूं कि बजट घोषणा 2021-22 के तहत प्रदेश में युवाओं एवं बच्चों के शारीरिक विकास हेतु आधारभूत सुविधाओं के विस्तार किए जाने हेतु मेजर ध्यानचंद स्टेडियम योजना के तहत चरणबद्ध रूप से राज्य के प्रत्येक ब्लॉक में खेल स्टेडियम के विकास कार्य करवाए जाने हेतु विधायक सांसद निधि, जनप्रतिनिधि, जन सहयोग, CSR से प्राप्त राशि के बराबर राशि राज्य सरकार द्वारा दी जाएगी। अतः विधानसभा में पारित होने के उपरांत मेजर ध्यानचंद स्टेडियम योजना के स्टेडियम निर्माण विकास कार्य करवाए जाएंगे। तो 10 आप देंगे और 90 हम देंगे, ऐसा संभव नहीं हो पाएगा। बराबर बराबर का आप 50 दें, 50 हम दे देंगे, हमें कोई। अगला प्रश्न जगसीराम। प्रश्न संख्या 659। एक, विभाग को ई मित्र कियोस्कों द्वारा ई मित्र के माध्यम से प्रदान की जा रही सेवाओं हेतु निर्धारित शुल्क से अधिक राशि वसूली एवं फर्जी दस्तावेजों की कतिपय शिकायतें प्राप्त हुई हैं। जोधपुर संभाग में जनवरी 2019 से फरवरी 2021 तक निर्धारित राशि से अधिक राशि लिए जाने की 170 एवं फर्जी दस्तावेजों से संबंधित 3 शिकायतें प्राप्त हुई हैं, जिनमें से 156 ई मित्र कियोस्कों पर शास्ति लगाने एवं अस्थायी रूप से बंद करने की कार्रवाई की गई है तथा 17 ई मित्र कियोस्कों को स्थायी रूप से बंद कर दिया गया है। 2, जी नहीं, सरकार द्वारा प्रदेश की ग्रामीण एवं शहरी जनता और सरकार को टेक्नोलॉजी के माध्यम से जोड़े जाकर ई मित्र की सेवाएं सेल्फ सर्विस कियोस्क से प्रदान करने के उद्देश्य से 9,891 ई मित्र प्लस मशीनें ग्रामीण क्षेत्र में ग्राम पंचायत स्तर तक राशि रुपये 198 करोड़ रुपए की लागत से स्थापित की गई एवं 5,000 ई मित्र प्लस मशीनें शहरी क्षेत्र में राशि रुपये 119 करोड़ की लागत से स्थापित की गई है। इस प्रकार कुल 14,891 ई मित्र प्लस मशीनें प्रदेश में राशि रुपये 317 करोड़ 317 करोड़ की लागत से स्थापित की गई है। साथ ही इसी लागत में इन मशीनों के उचित रखरखाव हेतु 3 वर्ष तक के ऑपरेशनल एंड मेंटेनेंस की व्यवस्था करके 2 फर्मों के माध्यम से मशीनों का रखरखाव कराया जा रहा है। अनुलग्नक ये मशीनें जहां आमजन की आवाजाही रहती हो यथा राजकीय परिसरों जैसे ग्राम पंचायत, पंचायत समिति, जिला मुख्यालय, तहसील एवं उप तहसील मुख्यालय PHED कार्यालय, CSC, PSC, राजकीय महाविद्यालय राजकीय विद्यालय, न्यायालय परिसर, बस स्टैंडों आदि एवं निजी परिसरों जैसे ई मित्र कियोस्कों एवं मुख्य बाजारों आदि में स्थापित की गई हैं। प्रदेश में स्थापित 14,891 ई मित्र प्लस मशीनों में से 14,811 मशीनों पर कार्य प्रारंभ किया जा चुका है। शेष 80 मशीनों पर कार्य नवगठित ग्राम पंचायतों पर भारत निर्माण राजीव गांधी केंद्र भवन नहीं बनने एवं बिजली एवं नेटवर्क कनेक्टिविटी की व्यवस्था नहीं होने के कारण नहीं हो पाया है। इसके संबंध में विभाग द्वारा पंचायती राज विभाग से समन्वय स्थापित कर भवन तैयार होने के पश्चात मशीनों की स्थापना कर उनको क्रियाशील करने की कार्रवाई की जा रही है। 3, जी हाँ, प्रदेश के ई मित्र की कार्यप्रणाली में सुधार हेतु विभाग द्वारा नई एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट EOI 1 जनवरी 2021 से लागू कर दी गई है, जिसमें स्थानीय सेवा प्रदाता तथा ई मित्र कियोस्कधारी की जवाबदेही तय की गई है। एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट के द्वारा ई मित्र कियोस्कधारियों को प्रतिदिन माह में प्रशिक्षण प्रदान नहीं करने, ई मित्र कियोस्क द्वारा रेट लिस्ट नहीं लगाने, नागरिकों को सेवा देने से मना करने, माह में एक भी लेन देन नहीं करने इत्यादि पर ई मित्र कियोस्क पर शास्ति लगाने का प्रावधान किया गया है। जिला ब्लॉक कार्यालय अधिकारियों द्वारा ई मित्र की कार्यप्रणाली के संबंध में नियमित रूप से बैठकें की जाती रही है। उक्त संबंध में बैठकें आगे भी नियमित रूप से की जाती रहेंगी। ई मित्र प्लस मशीनों की अधिकतम उपयोगिता विभाग द्वारा सुनिश्चित की जा रही है। प्रदेश में स्थापित
14,891 ई मित्र प्लस मशीनों में से 14,811 मशीनों पर कार्य प्रारंभ किया जा चुका है। इन मशीनों के माध्यम से आमजन द्वारा उपयोग में ली गई ई मित्र सेवाओं के लगभग 31 लाख से अधिक तथा जन सूचना पोर्टल 2019 की सूचनाओं के लगभग 1,58,000 से अधिक ट्रांजैक्शन किए जा चुके हैं। ई मित्र प्लस ग्रामीण मशीनों के माध्यम से उक्त कार्यों के अतिरिक्त राज्य सरकार की विभिन्न परियोजनाओं की समीक्षा, प्रशिक्षण आदि मशीनों के द्वारा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग वीसी के माध्यम से उपयोग किया जा रहा है। साथ ही राज्य स्तरीय एवं जिला स्तरीय संवाद, वेबिनार इत्यादि का प्रसारण आम जन के लिए किया जा रहा है। ई मित्र प्लस मशीन के उपयोग में लगातार वृद्धि हो रही है। अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री से जानना चाहूँगा कि जो ई मित्र चल रहे हैं, अनियमितता पाई, आपने जांच भी करवाई, लेकिन मैं ये जानना चाहूँगा कि उसके उपरांत जो फर्म जो है उसको बंद किया है, लेकिन वही फर्म ने दूसरों के नाम से चालू करवा कर उसका पब्लिक के साथ में अलग पैसा वसूल कर उसका कुठाराघात किया जाता है। क्या मंत्री महोदय, आपसे मैं जानना चाहूँगा कि उन्हीं फर्म को दोबारा जांच करवा कर उस दोषी जो ई मित्र चाह रहे हैं उनके ऊपर कार्रवाई करने का प्रयास करेंगे क्या? ऐसा है अध्यक्ष महोदय, जो फर्म दोषी पाई जाती है उनको पहली बार 7 से 15 दिन तक उस कियोस्क को निलंबित कर दिया जाता है और 1,000 से 5,000 तक की पेनल्टी लगाई जाती है। दूसरी बार दोषी पाए जाने पर 15 से 30 दिन तक उसको सस्पेंड कर दिया जाता है और 10,000 से लेकर 50,000 तक की पेनल्टी लगाई जाती है और तीसरी बार शिकायत प्राप्त करने पर उसको हटा दिया जाता है। यदि आप इस तरह की फर्म का कोई स्पेसिफिक सूचना मुझे देंगे कि उसने तीसरी बार गलती की है और उस फर्म को यदि पुनः ई मित्र का काम दे दिया गया है तो मैं उसकी जांच करा के उसके खिलाफ कार्रवाई करूंगा। अध्यक्ष महोदय, मंत्री जी, मैं दूसरे नंबर का मैं जो जवाब चाहूँगा कि जो पूरे राजस्थान में पूर्ववर्ती सरकार द्वारा ई मित्र मशीनें जो लगाई है, वहाँ पर कई मुख्यालय जो ऐसे हैं, पंचायत समितियाँ ऐसी जो है और कई ग्राम पंचायत जो ऐसे है, कई सरकारी विभाग जो ऐसे हैं दफ्तर, वहाँ की मशीनें जो धूल छाट रही है। मैं अध्यक्ष महोदय आपके माध्यम से मंत्री जी से जानना चाहूँगा, क्या जिला स्तरीय जिला कलेक्टर महोदय द्वारा उचित कार्रवाई कर उन मशीनों को ई मित्र पर जाने वाले सभी क्षेत्र की जनता को सीधा फायदा देने के लिए आप प्रयास करेंगे क्या? अध्यक्ष महोदय, जैसा मैंने बताया कि केवल 80 मशीनें जो हैं वो पंचायतें नहीं बनी हैं, उनको दे दी गई है। जैसे ही वहाँ भवन बनेंगे उनको शिफ्ट कर दिया जाएगा और हर पंचायत समिति पर